चालक पदार्थ की कुंडली लपेट दी जाती है तो क्या कहलाता है? परिनालिका। अचालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ की कुंडली लपेट देने पर उसे क्या कहते हैं? परिनालिका। अब कहता है विद्युत चुंबक किसको कहते हैं? तो सुनोगे क्या कहता है जो कि यदि परिनालिका के अंदर नर्म लोहे के क्रोड डाल दी जाती है, नर्म लोहे की क्रोड डाल दी जाती है, तब इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। और समझ में कहता सुनोगे कि परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ रखने पर धारा के कारण छड़ चुंबकित हो जाता है, ऐसा छड़ चुंबक कहलाता है। और यह व्यवस्था क्या कहलाती है? विद्युत चुंबक कहलाती है। और बस समझ में तो सिंपल याद रखना है, ज्यादा भारी भरकम नहीं, कि परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ डालने से, ठीक है, परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ डालने से, किसके अंदर? परिनालिका के अंदर। परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ डालने से छड़ चुंबकित हो जाता है। छड़, ठीक है, क्या हो जाता है? छड़ चुंबकित हो जाता है, जिसे क्रोड कहते हैं, जिसे क्रोड कहते हैं। बार बात परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर क्या करता है कि नर्म लोहे का छड़ डालने से छड़ चुंबकित हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। नर्म लोहे का ऐसा क्रोड विद्युत चुंबक कहलाता है। नर्म लोहे का ऐसा क्रोड विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक को, क्योंकि यह तभी तक काम करता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाए तो विद्युत चुंबक भी काम करना बंद कर देता है। इसीलिए यह कैसा चुंबक है? अस्थायी। अस्थायी नहीं है। अस्थायी चुंबक तुम लोग देखे होगे, सटाने वाला, वो कभी भी काम करता है, उसमें करंट देने की जरूरत पड़ता है नहीं ना? तो करंट देने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें करंट देने की जरूरत है, पड़ती है। तो एक बार फिर से बोलेंगे, परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ डालने से छड़ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। परिनालिका के अंदर छड़ डालने से डालने पर जब उससे धारा प्रवाहित की जाती है तो छड़ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। और नर्म लोहे का ऐसा क्रोड विद्युत चुंबक कहलाता है। विद्युत चुंबक कैसा चुंबक है? अस्थायी चुंबक है। क्यों? क्योंकि इसमें यह तब तक काम करता है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो गया तो काम करना बंद कर देगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिखोगे विद्युत चुंबक लेकर के रेस्ट हो गए। देखो, परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ रखने पर, परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ रखने पर, नर्म लोहे का छड़ रखने पर धारा के कारण छड़ चुंबकित हो जाती है। धारा के कारण छड़ चुंबकित हो जाती है। छड़ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। ऐसा छड़ क्रोड कहलाता है। ऐसा छड़ क्रोड कहलाता है। तथा नर्म लोहे का ऐसा क्रोड
विद्युत चुंबक कहलाता है। देख लिए क्षण चुंबकित हो जाता है, ऐसा क्षण क्रोड कहलाता है, ऐसा क्षण क्रोड कहलाता है। तथा नर्म लोहे का ऐसा क्रोड, तथा नर्म लोहे का ऐसा क्रोड विद्युत चुंबक कहलाता। हो गया ना? क्या छूटा बाबू? क्या छूटा बोलोगे ना? क्रोड कहलाता है तथा नर्म लोहे का ऐसा क्रोड विद्युत चुंबक कहलाता है। पूर्ण विराम लिखोगे स्टार मार के। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है। लिख लिए? कैसा चुंबक है? अस्थायी चुंबक है। क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित करने पर, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित करने पर, लिखे धारा प्रवाहित, क्या? विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है। लिख लिए? अस्थायी चुंबक है। क्योंकि पहले एक बार फिर से, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है, यही नहीं लिखा है? विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर है पागल कहीं का, मारे में छपड़ा देंगे। क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखा ना जी, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका चुंबकीय गुण बढ़ता है, इसका चुंबकीय गुण बढ़ता है। और धारा हटा लेने पर, और धारा हटा लेने पर चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। और धारा हटा लेने पर चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। लिख लिए? चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। हो गया? चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। हो गया कि नहीं? पूर्ण विराम लिखोगे स्टार मार के। विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे के स्थान पर, विद्युत चुंबक को अस्थायी, ऐसे अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, यह अस्थायी ना होता है, क्या अस्थायी होता है? तो अस्थायी बनाने के लिए विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे के स्थान पर, नर्म लोहे के स्थान पर इस्पात की छड़ का उपयोग करते हैं। नर्म लोहे के स्थान पर इस्पात का स्थान, सॉरी इस्पात के छड़ का उपयोग करते हैं, इस्पात के छड़ का उपयोग करते हैं, इस्पात के छड़ का उपयोग करते हैं। देखिए, इस्पात के छड़ का उपयोग करते हैं। हेडलाइन मारिएगा, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक या
अस्थाई चुंबक का विद्युत चुंबक या अस्थाई चुंबक का उपयोग लिख लिया है। चलिए देखिएगा विद्युत चुंबक या अस्थाई चुंबक का उपयोग है। कहता है क्या कि विद्युत चुंबक का उपयोग भारी लोहा को उठाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक का उपयोग इसलिए इसका उपयोग क्रेन में किया जाता है। किसमें? क्रेन। देखो सब क्रेन नहीं देखे हो? बहुत बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे वाला रहता है जो उठाता है। नहीं, पानी में गिर गया ट्रक वगैरह तो उसी से उठाया जाता है, क्रेन से ही। जिसको उसको और क्या कहा जाता है? कंटेन। और नहीं ना, और कुछ कहा जाता है। अरे बुलडोजर नहीं, उसका दूसरा नाम होता है किरान। हाँ शायद किरान का क्रेन से किरान, राइट बोला, किरान कहा जाता नहीं। चलिए देखिएगा तो विद्युत चुंबक का उपयोग भारी भारी लोहों को उठाने में किया जाता है। इसीलिए विद्युत चुंबक का उपयोग किसमें? क्रेन में किया जाता है। और सुनोगे विद्युत चुंबक का उपयोग कहता है क्या? लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीफोन आदि में भी किया जाता है। चलो मोबाइल वगैरह में विद्युत चुंबक रहता है। लाइन जब तक है तब तक ठीक है, और लाइन नहीं है तो कि बंद हो जाए तैयो करते हो हलो हलो वो है गाना बाज रहा है तो फिर कहानी खत्म। बंद हो जाता है तो बंद हो जाता है। तो इसीलिए देखिए मोबाइल टेलीफोन वगैरह में किसका उपयोग? विद्युत चुंबक का। विद्युत चुंबक का एक महत्वपूर्ण उपयोग क्रेन के द्वारा किया जाता है। कौन सी उठाने में? भारी भारी लोहा उठाने में। तो देखिएगा पहला नंबर विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। इसलिए प्रायः क्रेन में इसका उपयोग होता है। इसलिए प्रायः क्रेन में इसका उपयोग होता है। क्रेन में इसका उपयोग होता है। दूसरा नंबर इसका उपयोग विद्युत घंटी, इसका उपयोग विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, टेलीफोन, टेलीविजन, लाउड स्पीकर इत्यादि में किया जाता है। माइक्रोफोन लिखिए है माइक्रोफोन, टेलीफोन, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, लाउड इत्यादि में किया जाता है। इत्यादि में किया जाता है। देखिए इत्यादि में किया जाता है। हेडलाइन मारो तो विद्युत चुंबक ब्रैकेट में अस्थाई चुंबक। विद्युत चुंबक ब्रैकेट में अस्थाई चुंबक एवं अस्थाई चुंबक में अंतर। विद्युत चुंबक
ब्रैकेट में अस्थायी चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर एवं अस्थायी चुंबक में अंतर। ठीक है, अस्थायी चुंबक में अंतर। कॉपी को दो भाग में बांटिए, कॉपी को दो भाग में बांट देना। एक भाग में लिखना अस्थायी चुंबक और दूसरा भाग में लिखना अस्थायी चुंबक। हो गया? चलिए, इसमें पहला नंबर अस्थायी में, पहला में लिखिएगा यह मजबूत चुंबकीय बल लगा सकता है, चुंबकीय बल लगा सकता है। दूसरा, इसकी शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। इसकी शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि फेरा की संख्या बढ़ाया जाए तो यदि फेरा की संख्या बढ़ाई जाए तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है। फेरा की संख्या बढ़ाई जाए तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है। देखिए, फेरा की संख्या बढ़ाई जाए तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है और फेरा की संख्या घटाई जाए तो फेरा की संख्या घटाई जाए तो इसकी शक्ति घट जाती है। इसकी शक्ति घट जाती है। हो गया? इसकी शक्ति घट जाती है। अब इसमें लिखो एक नंबर में, इसका आकर्षण बल कमजोर होता है। इसका आकर्षण बल कमजोर होता है। इसका आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है? देखते हो तुम लोग चुंबक कितना दूर रखेगा तो खींच लेते हैं ना, लेकिन देखते हो तार में से भी नीचे रहता है लोहा, तो क्या करता है ऊपर छाता को नीचे लगता है कि नहीं? तो विद्युत चुंबक क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है? लेकिन अस्थायी चुंबक मजबूत नहीं होता है। तो यह देखो ना, इसमें आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। इसका आकर्षण बल। दूसरा, इसकी शक्ति निश्चित होती है। इसकी शक्ति निश्चित होती है। इसको फेरा से कोई मतलब नहीं होता है। इसे फेरा से कोई मतलब नहीं होता है। हो गया? तो समझो, अस्थायी चुंबक मजबूत होता है ना, चुंबकीय बल इसमें क्या होता है? मजबूत होता है। अस्थायी चुंबक में चुंबकीय बल मजबूत होता है। इसमें इसका आकर्षण बल कमजोर होता है। इसमें फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो शक्ति बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। इसमें शक्ति निश्चित होती है। इसमें कोई फेरा से मतलब
नहीं होता है। तो हेडलाइन मारो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ को हम वाम हस्त भी बोल सकते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम या बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कल हम लोग पढ़े थे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त दाहिने हाथ का नियम ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग साहब देखिए क्या कह रहा है। जो कहते हैं, कह रहा नहीं, कहते हैं कि अपने बाएं हाथ का तर्जनी मध्यमा, इसको तर्जनी कहते हैं, इसको 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 इसका इसका कनिष्ठ, कनिष्ठ, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ। तो अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं। दिख रहा है ना बोर्ड पे ये वाला परछाई, इस प्रकार फैलाएं। देखोगे इस प्रकार फैलाएं कि यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रहा हो। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रहा हो। मध्यमा धारा की दिशा दर्शा रहा हो। और समझ में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ऐसे फैला देना है अंगुली को। तर्जनी किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र कौन? तर्जनी, और मध्यमा धारा की दिशा। कहता है क्या कि आप अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगी। किसका नियम है ये? फ्लेमिंग का। कौन सा नियम? बाएं हाथ का। कल पढ़े हम लोग मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम ना। उसे बताए थे कि चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है तो आन अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। यही ना बताए थे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या है? अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा कौन? मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता हो। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगी। किसका नियम है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लिखिएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे ना, लिखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार लिखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की, बाएं ऐसे लिखाएगा, बाएं ऐसे नहीं लिखाता है, बाएं ऐसे लिखाता है। अपने बाएं हाथ की, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा, अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि देखिए ध्यान है, सभी बच्चे को इंफॉर्मेशन कर दोगे।
कि आज कौन सा दिन है? सोमवार, मंगलवार ना। कल तो केमिस्ट्री ना है, कल फिजिक्स नहीं है, कल केमिस्ट्री है। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि आज फिजिक्स है, कल केमिस्ट्री रहेगा। मंगलवार आज है ना, तो बिहान नहीं, मंगल नहीं, सॉरी बुध नहीं, बृहस्पतिवार को किसी भी टाइम आ करके सारे बच्चे क्या करेंगे? फिजिक्स का नोट्स लेकर के जाएंगे। दिमाग में बैठा लेना इस बात को, ठीक है ना। जितने भी पढ़ते हैं सब बच्चे को बोल देना, जिनके जिनके संपर्क में, कि फिजिक्स का नोट्स लेकर के जाओगे। चलिए कल बता देंगे कि पेमेंट कितना बोलना है जो लाने के लिए। कम से कम 50-60 पेज तो पक्का रहेगा। क्या लिखे हैं? इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा व्यक्त करती है, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगी। तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा को दर्शाएगी। बल की दिशा को दर्शाएगी, लिखिए, बल की दिशा को दर्शाएगी। पूर्ण गया, हो गया कि नहीं? चलिए लिखिएगा हेडलाइन, लॉरेंज बल। कौन सा बल? लॉरेंज बल। सुनिएगा क्या कहता है कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किस क्षेत्र में? जब किसी कहाँ रखा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें उपस्थित गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगने लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। जब किसी चालक को क्या किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें उपस्थित गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगने लगता है। उसमें उपस्थित गतिशील इलेक्ट्रॉन पर, जिसे कौन सा बल कहते हैं? लॉरेंज बल। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बोलते हैं, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, और समझ में, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो क्या होता है? उसमें उपस्थित गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। तो लिखिएगा, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन पर
तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगने लगता है। उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगने लगता है, बल लगने लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। हो गया, लॉरेंज बल कहते हैं। चलो देखोगे आगे, आप लोग देखे होगे कभी कभी ऐसा कि तार इस प्रकार से है, रहता कि नहीं, पोल में लगा हुआ तार। तो तार अगर ऐसा लगा हुआ है तो अगर धारा एक दिशा में जा रहा हो, तार से धारा एक ही दिशा में जा रहा हो, तो क्या होता है सुनोगे, जब चालक तार से धारा एक ही दिशा में जा रहा हो और चालक तार एक दूसरे के समानांतर हो, क्या हो, तो उसमें आकर्षण का गुण होता है, एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। और समझ में, जब चालक तार में एक ही ओर धारा जा रहा हो तो उसमें कौन सा गुण, आकर्षण का गुण। और अगर चालक तार में धारा विपरीत दिशा में जा रहा हो तो प्रतिकर्षण का गुण होता है। कोई दिक्कत? और समझ में, चालक तार में धारा अगर विपरीत दिशा में तो प्रतिकर्षण का गुण, और अगर चालक तार में धारा एक ही दिशा में तो क्या चीज का गुण, अरे प्रतिकर्षण, आकर्षण का गुण। धारा एक ही दिशा में तो, और धारा विपरीत दिशा में तो प्रतिकर्षण। कोई दिक्कत? तो लिखो NOTE, नोट, नोट लिखोगे, जब चालक तार से धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उसमें आकर्षण का गुण होता है। तो उसमें कौन सा गुण, आकर्षण का गुण होता है। और अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो, प्रतिकर्षण का गुण होता है, प्रतिकर्षण का गुण होता है। हो गया, कौन सा गुण, प्रतिकर्षण का गुण होता है। हो गया कि नहीं, प्रतिकर्षण का गुण होता है। चलो हेडलाइन मारो तो, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है, लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है।
किन किन बातों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लिखिएगा डैश देके या आंसर में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क पड़ेगा लास्ट में, कोई पूर्ण विराम मत देना। आंसर में लिखिएगा तो डैश देके लिखिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में, आंसर में यह डैश देके, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लगने वाला बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। लगने वाला बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर देखिएगा, आराम से समझिए। पहला नंबर कहता है चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य पर, दूसरा कहता है विद्युत धारा के प्राबल्य पर, तीसरा कहता है चालक की लंबाई पर, तीन है क्वेश्चन हमसे क्या किया है कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर। तो आंसर हम लिखाएं कि लगने वाला बल, लगने वाला बल, बल को अंग्रेजी में एफ से सूचित करते हैं, ठीक है, 9 में पढ़ाए ना जी कि बल को क्या चीज से, एफ से। तो लगने वाला बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर, सामर्थ्य मतलब क्षमता, क्षमता का मतलब उसकी शक्ति पर। और बस समझ में, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य यानी ई पर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कितनी उस पर निर्भर करेगा। कौन, लगने वाला बल। दूसरा विद्युत धारा की प्रबलता पर, यानी कि विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है उसकी प्रबलता क्या है। और तीसरा चालक की लंबाई कितना है, चालक की लंबाई। तो सुनिएगा, किसी चालक तार पर, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात अगर चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य बढ़ेगा तो लगने वाला बल भी बढ़ेगा, अगर सामर्थ्य घटेगा तो बल भी घटेगा। और बस समझ में, धारावाही चालक पर लगने वाला बल उसके सामर्थ्य का सीधा समानुपाती, अर्थात अगर चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य यानी क्षमता अगर बढ़ा तो बल भी बढ़ेगा, अगर क्षमता घटा तो बल भी घटेगा। दूसरा कहता है विद्युत धारा के प्रबलता पर, कहता है चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला, धारावाही चालक पर लगने वाला बल विद्युत धारा के प्रबलता का सीधा संबंध। यह लड़का क्या कर रहा है, बहुत मार खाएगा। विद्युत धारा के प्रबलता पर, यानी कि अगर प्रबलता बढ़ी यानी कि विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो बल, लगने वाला बल भी बढ़ेगा, और अगर धारा घटेगी तो लगने वाला बल भी घटेगा, यानी कि बल धारा का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, धारा के सीधा क्या होता है, समानुपाती। लंबाई, अगर लंबाई बढ़ी तो बल बढ़ेगा, लंबाई घटी तो बल। अब समझ में, अगर
चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो बल लगने वाला बल भी, और अगर चालक तार की लंबाई घटी तो बल भी, यानी कि बल लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। बल जो है, बल क्या कहता है, क्या कि लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोलोगे। सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है बदल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिएगा, सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो फिर से एक बार समझा रहे, देखोगे क्या कहता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का सीधा समानुपाती, यानी कि अगर क्षेत्र सामर्थ्य का जो मान है वो घटेगा तो बल भी घट जाएगा, अगर सामर्थ्य बढ़ेगा तो भी, यानी कि शक्ति बढ़ी तो बल बढ़ेगा, शक्ति घटी तो किसकी शक्ति बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होगा, बढ़ेगा या बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। कौन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य यानी उसकी शक्ति बढ़ेगा तो लगने वाला बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटी तो लगने वाला बल भी, अगर विद्युत धारा का मान बढ़ा तो लगने वाला बल बढ़ेगा, अगर लगने वाला बल बढ़ा तो धारा भी बढ़ रहा है, यानी कि धारा घट रहा है तो बल भी घटने लगेगा। और चालक की लंबाई बढ़ी तो लगने वाला बल भी बढ़ेगा, और अगर चालक की लंबाई घटी तो लगने वाला बल भी। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बोलो, नहीं है तो लिखो। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, लिखे ना। पहला नंबर लिखो, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर। पहला, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर लिखे, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर लिखो। देखे, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल ब्रैकेट में F, लगने वाला बल ब्रैकेट में F, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य B, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य B, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य क्या चीज है, B का सीधा समानुपाती होता है, का सीधा समानुपाती होता है। नीचे अर्थात, नीचे अर्थात F समानुपाती B, F समानुपाती B लिख लिए, F समानुपाती B। दूसरा नंबर में चालक, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के प्राबल्य पर, प्राबल्य, प्राबल्य पर, प्रवाहित विद्युत धारा के प्राबल्य पर लिखोगे, लिखोगे कैसे करके, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल विद्युत धारा के प्राबल्य, विद्युत धारा के प्राबल्य ब्रैकेट में कैपिटल आई, लगने वाला बल ब्रैकेट में कैपिटल आई का सीधा समानुपाती होता है, का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती आई, F समानुपाती आई, अर्थात F समानुपाती
आई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, इसको इक्वेशन सेकेंड। इसको समीकरण क्या मान लेना है? फर्स्ट। इसको इक्वेशन सेकेंड। पॉइंट नंबर 3, चालक की लंबाई पर। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर लिखिएगा, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लगने वाला बल चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। लिख लिए, चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती L। F समानुपाती L। इक्वेशन कितना? थर्ड। हो गया? F समानुपाती L कि नहीं? लिखोगे, देखोगे आगे लिखेंगे क्या? समीकरण फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से तीनों में F मैच कर रहा है। और एक तरफ है, पहले था B, फिर था I, फिर था L। F का एक समानुपाती हटेगा तो दो चीज लगेगा, बराबर और कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लगाते हैं K। कांस्टेंट क्या हो गया? K। अब BIL, जहां K क्या है? नियतांक है। K क्या है? नियतांक है। लिखेंगे यदि F बराबर 1 न्यूटन, F बराबर 1 न्यूटन, B बराबर 1 टेस्ला, B बराबर 1 टेस्ला, I बराबर 1 एम्पियर और L बराबर 1 मीटर, तो K बराबर 1 होगा। K बराबर 1 होगा। चलिए देखिएगा, कहता क्या कि इसीलिए F बराबर KBIL। K का मान कितना आया? 1। तो 1 रख दी तो फर्क पड़ता है ना? पड़ेगा। तो B बचेगा, I बचेगा, L बचेगा। किसका मान बचेगा? F का मान बचेगा। चलो कॉपी करो तो फर्स्ट इसको। चलो आज का क्लास इतना।